नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का एक विशेष टॉपिक हमने रखा है। आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं, हम बात करते हैं आज एट्रोपिक वजाइनाइटिस की। एट्रोपिक वजाइनाइटिस या जिसको आप सेनाइल वजाइनाइटिस भी कह सकते हैं। इस सेनाइल वजाइनाइटिस के कारण क्या है, इसमें कैसे विचार किया जाए। एक्चुअली वजाइनाइटिस यानी एक प्रकार से इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यूज, और जो वजाइना को इन्फ्लाम बनाते हैं करते हैं, इस प्रकार का ये एक इन्फेक्शन हो जाता है। बट यहाँ पर सेनाइल या एट्रोपिक वजाइनाइटिस की बात करेंगे तो एट्रोपी यानी शोष, तो ये शोष जब शरीर में किसी भी धातु के क्षय के कारण, तो ये शोष है धातु क्षय के कारण, धातु क्षय जनित अवस्था के बारे में खास करके आज हम लोग चर्चा करते हैं। अब एक धातु का क्षय कब होगा? धातु का क्षय यानी शरीर में जब भी कोई कारणों से, या जैसे कि वात के प्रकोप के भी अलग अलग जो एक परिणाम देखे जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप भी यानी वात का अगर बढ़ जाता है, वात दोष बढ़ जाता है, या दोषों के प्रकोप के साथ इस प्रकार से धातुओं का क्षय अगर हो जाता है, तो धातु क्षय आमतौर पर शरीर के यानी महिला के वृद्धावस्था में या जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे धातु उतना अच्छे मात्रा में मतलब बनते नहीं है, या बनते भी है तो उनमें उतनी क्वालिटीज या उतनी प्रकार का जो एक जोश होना चाहिए वो जोश भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार से आज के सत्र में हम एट्रोपिक यानी शोषजन्य वजाइनाइटिस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। शोषजन्य वजाइनाइटिस ये एक, जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार से ये जो कंडीशन है इसमें क्या कारण होते हैं, आयुर्वेद इसमें क्या कहता है, इसी को लेकर आज के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो आप देखेंगे मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज में जो जिस प्रकार का ये वजाइनाइटिस होता है इसको आप कह सकते हो एट्रोपिक वजाइनाइटिस, या इसको कहिएगा शुष्क योनि व्यापक, आप इसको कर्निनी भी कह सकते हो। इसमें सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाजिया भी होता है। सो एट्रोपिक वजाइनाइटिस ये एक सेनाइल वजाइनाइटिस भी आप मान सकते हैं, और बिल्कुल इसमें भी इन्फेक्शन होता है, बट इट इज लाइक डिफरेंटली, थोड़ा पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में ये होता है। एस्ट्रोजन की कमी, एस्ट्रोजन जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एवं ऑर्गन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, इस एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी के साथ ये एट्रोपिक चेंजेस डेवलप हो जाते हैं, लाइक वल्वल एरिया या वजाइनल एरिया में, और जिसके साथ वहां की जो इलास्टिसिटी है, अपीयरेंस है, इसमें भी बदलाव आता है। और इसी को लेकर जो एक लक्षण बताया जाता है जिसमें कि, या जैसे मैंने इस व्याधि की बात की, इसमें डिस्चार्ज होता है, कभी कभी डिस्कम्फर्ट, ड्राइनेस, सोरनेस, ये सारी चीजें बताई गई। अर्ली स्टेज में इसको कभी कभी इग्नोर किया जाता है, बट जैसे कि ये अगर आगे चलकर बढ़ जाता है और जिसके साथ भी हम लोग देखते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में फिर पेन होने लगता है, और इस पेन के लिए जिसमें जैसे शुष्का योनिव्यापत है तो वात का बढ़ना ही इसका कारण है। आचार्य वाग्भट ने शुष्का योनिव्यापत के बारे में बताया है कि इसमें एक प्रकार से सीवियर पेन होता है और योनिशूल होता है, एंड ये अगर इस प्रकार की कोई मेनोपॉजल महिला अगर तकरार करती है, आपके पास लक्षण लेकर आती है कि इस प्रकार की वेदना है, तो और इसके साथ अगर उसमें मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है और वो बता रहे मतलब नष्टार्तो है, आचार्य शारंगर बताते हैं नष्टार्तो, और इसी के साथ उनका मानना यही है कि नष्टार्तो में जैसे अभी आर्तो का नष्ट होना यानी फिर से एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी, एस्ट्रोजन जैसे धीरे धीरे बनना कम होता है, उसका प्रभाव शरीर पर कम होता जाता है, और इसीलिए ये सारी जो कंडीशन है इसको हम लोग शुष्का योनिव्यापक, कर्निनी योनिव्यापक की तरह देख सकते हैं, और सभी आचार्य ने इसी प्रकार से इसको बताया है। और बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पे जो एक ये होना चाहिए ना, जो एक श्लेष्मल भाव होने चाहिए वो नहीं होते हैं, और इसी को कर्निनी कहिए, आप शुष्का कहिए, जो भी कहिएगा, बट इट इज अ टाइप ऑफ एट्रोपिक वजाइनाइटिस। एट्रोपिक वजाइनाइटिस या सेनाइल वजाइनाइटिस में जैसे कि ये तो एजिंग के साथ ही यानी ये धातु क्षयजन्य अवस्था है, और बिल्कुल इसमें सूजन के कारण फिर पेन होता है, और क्योंकि हमारा जो मतलब एस्ट्रोजन होता है ना महिलाओं में, ये ही ज्यादातर वजाइनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, बट ये एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वजाइनल टिश्यूज को हेल्दी रखने में।
और जिसके साथ मॉइस्चर भी मेंटेन करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है। बट जैसे अभी यहाँ पे योनि व्यापक की बात हो रही है, तो बिल्कुल ये त्रिदोषों का इम्बैलेंस भी हो गया, इसमें वातदोष का बढ़ना भी हो गया, और इसी के साथ इसमें देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं। आमतौर पर डिस्चार्ज, ड्राइनेस, थीनिंग, पतला बन जाना, वजाइनल वॉल बिकम्स थीन, पतला होता है, सूखने लगता है, पेन, ये पेन हर प्रकार से हो सकता है, लाइक यूरिनेशन के समय होता है, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बारंबार यूटीआई इन्फेक्शन होने लगता है, पोस्ट क्वाइटस ब्लीडिंग होने लगती है, और यूरिनेटिंग के समय बर्निंग सेंसेशन भी होता है, कभी कभार यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, और इसमें इनकंटिनेंस यानी कभी कभी ये तो है कि ब्लैडर का भी टोन चला जाता है, और जनरली वजाइनल atrophy it occurs in women after menopause या around the age of menopause। और बिल्कुल इसमें ऐसे ही सारे लक्षण होते हैं, तो कई बार हम लोग इसको मेनोपॉज की तरह ट्रीट करते हैं। बट ठीक है, आप जो भी जैसे भी हो, लाइक मेनोपॉज को भी समझकर आप ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लाक्षणिक चिकित्सा देनी होगी, हेतु देखना होगा। अभी हेतु जैसे मैंने बताया कि दिस फेज इज ट्रांजिशन फेज, और इसमें जैसे एस्ट्रोजन कम हुआ है, बट मेरा विचार ये है कि हम जैसे इसमें एचआरटी या एस्ट्रोजन आर्टिफिशियल देना ठीक नहीं है। तो ठीक है, जो भी है ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। हमें यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से एस्ट्रोजन का जो काम है ना, स्नेहन देना, मॉइस्चर देना टिश्यूज को, वो काम हम करेंगे स्थानिक चिकित्सा से, वो काम हम लोग करेंगे स्नेहन से, पंचकर्म से। ये समस्या तो सेनाइल हो गई। इसी के साथ साथ कभी कभार अगर पेशेंट में लाइक चाइल्ड बर्थ के बाद या कुछ मेडिकेशंस होते हैं, लाइक कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है जो कि एस्ट्रोजन लेवल को प्रभावित करती है, इसके कारण भी वजाइनल एट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट इसका कॉज है डिप्रेशन। जो डिप्रेशन, स्ट्रेस या एनी न्यूरोजेनिक कंडीशन, इट मे लीड्स टू लेस ब्लड सप्लाई टू द वजाइना, और जिसके साथ फिर आगे वही एस्ट्रोजन का प्रमाण कम होना, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो उसका ये भी कम हो जाएगा, और फिर निश्चित रूप से इसका परिणाम आगे भी होगा, और जिसके साथ ड्राइनेस और फिर ब्लीडिंग या बाकी सारे समस्या। कभी कभी कीमोथेरेपी के कारण भी एस्ट्रोजन लेवल में कमी आती है, जो भी कारण होता है इस एट्रोपी का। अभी ये एक्चुअली कीमोथेरेपी यानी इट इज एज रिलेटेड ना, कैंसर तो एट द एज ऑफ 35 के, मतलब अगर हम लोग अर्लियर भी देखेंगे तो 35 अराउंड ही होता है, इसके पहले तो नहीं होता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे तो बहुत कम होता है, होता भी होगा तो। कभी कभी इम्यून डिसऑर्डर, यानी जैसे एजिंग के साथ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल प्रोडक्शन लेवल भी चेंज हो जाता है, इसके कारण भी ये सारा हो सकता है। तो ओवरऑल आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे आप लोग समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा कि ये वात प्रधान कंडीशन है। बिकॉज ये जो एक प्रकार की शुष्कता है, हमें पता है कि वजाइनल वॉल इज नेचुरली हैविंग अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस, एंड दिस म्यूकस और यहाँ के जो ग्लैंड्स है ये लुब्रिकेशन का काम करती है ड्यूरिंग द वेरियस फंक्शंस, और इसमें ये हार्मोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमने समझ लिया, चाइल्ड बर्थ के बाद कभी कभार हो जाता है, बट इसको हम एट्रोपिक वजाइनाइटिस नहीं कहेंगे, हम इसको वजाइनाइटिस कहेंगे, या जहां पर जैसे कि एस्ट्रोजन डाउन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बाद में भी, तो इसके कारण ही होता है। कभी कभी रिप्रोडक्टिव ईयर्स में अगर किसी महिला की ओवरीज को निकाला गया हो तो बिल्कुल इसमें भी एस्ट्रोजन की दिक्कत आ सकती है, तो इसके साथ भी ये ऐसे लक्षण हो सकता है। कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं, एंटी एस्ट्रोजेनिक मेडिकेशन, आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर या बाकी कैंसर्स में ये चलते हैं, फाइब्रॉइड्स में भी दिए जाते हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट या लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण भी ये सारी समस्या आती है। तो मैंने आपको वजाइनाइटिस के सारे कारण बता दिए हैं, यानी दोष दृष्टि बता दी है, एंड इसके साथ साथ मैंने ये भी बताना चाहा है कि किस प्रकार से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे इसमें ट्रीटमेंट क्या प्लान करेंगे। बिल्कुल इसमें तो लाइक अगर ये मेनोपॉज है तो इसमें हमारा उद्देश्य यही रहेगा, ये वात प्रभावित कंडीशन है तो स्नेहन जितना हो सकते हैं उतना आप स्नेहन करवाइएगा, क्योंकि मेरा विचार ये है कि एचआरटी पर पेशेंट को ना डालिएगा, क्योंकि फिर आगे चलकर इसके साथ साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन अगर आप देते हैं आर्टिफिशियल तो ब्लीडिंग हो सकती है, और बहुत ज्यादा सर्वाइकल म्यूकस बढ़ सकता है, कभी कभार पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, वेट भी बढ़ जाता है,
अगर आप प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं तो इसके साथ भी एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ऐसे भी सारे मायने देखे गए हैं। तो हमें यहाँ पे सामान्य रूप से देखना है, बिल्कुल सिंपल। हमेशा आप सिंपल तरीके से सोचिएगा। वात प्रकोप है, वात बढ़ गया है, वाता या पिच्चू दयानो च प्रणयिततः वातार्लाना च योनिनाम सेकाभ्यंग पिचु क्रिया उष्णा स्निग्धा प्रकर्तव्या स्थैलानि स्नेहनानि च हिस्सा कलकम तु वाताता कोष्ण बज्जम धारये। कितना सुंदर सिंपल सूत्र दिया है यहाँ पर। चरक चिकित्सा स्थान योनि व्यापत अध्याय में शुष्का योनि व्यापत को कैसे ट्रीट करना है। बस्ती, अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप, पिचु धारणम। देखिए मैंने 2-3 सत्रों से मैंने बताया था कि किस प्रकार से भावनाओं का परिणाम गर्भाशय पर एवं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर होता है। तो भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा भावनाएं किस पे नियंत्रित नहीं होती, वात पे नियंत्रित है। वायु चंचल, तो वात के व्यक्ति में भावनाओं का बह जाना या भावनाओं कंट्रोल ना होना, ये लक्षण आमतौर पर देखे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जैसे इसकी बात कर रहे, इन्फेक्शन है, ठीक है, आप स्टार्ट करिएगा। इसमें मेरा विचार ये रहेगा कि ड्राइनेस तो है ही, बट इसके साथ साथ कई सूजन भी है। तो हम लोग रसपाचक एवं आम पाचक का काम करेंगे। पहले 3 दिन का 5 दिन का करिएगा। इसके साथ एक चंद्रप्रभा वटी चला दीजिएगा, जो कि यूरोजेनाइटल सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है। आप 5 दिन का या 7 दिन का आरोग्यवर्धिनी भी चला सकती है। ये बेसिक आपका ट्रीटमेंट प्लान हो गया। मतलब स्टार्ट आप इस प्रकार से करेंगे, जो भी आप इसको समझे, कर्निली समझे, शुष्का समझे, या आप अगर मॉडर्न कंसेप्ट वजाइनाइटिस के साथ चल सकते हैं। आगे जैसे इसमें हमने ये कर लिया, आगे आपको जो भी प्लान करना है इसमें पहले तो इसके साथ हमने हेतु को भी ये करना है। अभी हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, सो यू मस्ट हैव अ प्लान विच विल हैव इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, और जिसके साथ ब्लड सप्लाई भी बढ़ना चाहिए और जो ड्रग डिलीवरी होगी, आप जो ड्रग दे रहे हैं ना, उसका एक्टिव एब्सॉर्प्शन भी होना चाहिए। यानी आपको इसीलिए एक्टिव एब्सॉर्प्शन अच्छा हो, इसीलिए तो हम लोग स्थानिक चिकित्सा के साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक नेटवर्क है ब्लड वेसल का, जिसके साथ इट इज एन एक्सेलेंट रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी फॉर लोकल इफेक्ट्स एंड फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स टू। यानी शारीर पर भी प्रभाव होगा एंड आपके लोकल इफेक्ट्स पर भी इसका प्रभाव होगा। सो लाइक इसमें वजाइना में जो भी ब्लड एंटर होता है पेरिफेरल सर्कुलेशन से, ये बिल्कुल इस प्रकार से काम करेगा। एंड दिस परमिएबिलिटी इज ग्रेटर, ये परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं इसमें स्थानीय चिकित्सा की बात कर रही हूँ। अब स्थानीय चिकित्सा क्या करेंगे, सिंपल आप इसमें ना धावन करिए, योनि धावन, यानी जो विष हमें देना है वो यहाँ पर आप कर सकती है। इसमें आप बाकी सारी हिस्ट्री लीजिएगा अच्छे से, गायनिक हिस्ट्री, ऑप्स की हिस्ट्री लीजिएगा, जनरल एग्जामिनेशन, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना, क्योंकि सेनाइल पेशेंट है, मेनोपॉज की तरफ बढ़ चुकी है, तो आपको थोड़े इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, यूरिन, एक आधा यूएसजी करवा लेना चाहिए, ताकि हमें ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन का पता चले। इसके बाद हमें यहाँ पर वात को या अपान क्षेत्र को देखते हुए, जैसे मैंने धावन बताया, धावन किसका करेंगे, किसका करेंगे धावन, बताइए आप भी सारे लोग बताइए। हर्षा जी, डॉक्टर शुभ्रा जी, आई थिंक इसमें हमें जैसे रसायन, जीवन कार्य करने वाले द्रव्यों का भी उपयोग करना है। बट बेसिकली जो हम लोग धावन करेंगे एज अ पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, तो वो करेगा त्रिफला से या पंचबल से। वो सिंपल तरीके से काम करते हैं। फिर आपके पास अगर आप इसमें आगे और स्नेहन या वात के ऊपर काम करना चाहती है, तो यू कैन गो विथ मात्रा बस्ती। इसमें बला तेल, गुरुचादी तेल बहुत अच्छा है। बला तेल का भी आप इसमें शतपाकी या 10 सहस्त्रपाकी बला तेल का प्रयोग करिएगा, जो वात के लिए बेस्ट काम करता है। यू कैन टेक एडवाइस बला, खीरबला 101 कैप्सूल्स टू। बला का बहुत ही अच्छा रोल रहेगा। बला तेल का पीछू भी धारण किया जा सकता है। आप जो भी कर रहे हैं, बला तेल का कल्क भी आप एडवाइस कर सकते हैं। बला तेल में जस्ट कॉटन स्वैप भिगो कर आप लोकल भी रख देते हैं, तो इट विल हेल्प इन नरिशिंग द टिश्यूज, रिजनरेशन ऑफ द टिश्यू, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टिश्यू। बहुत सुंदर। और पीछू अगर आप रखते हो तो मानसिक भावना भी बदल जाती है, मानसिक स्थिरता आती है। वात दोष पर बहुत अच्छा पीछू का काम होता है, और जितनी अच्छी भावना स्त्री के मन में आती है, उतना ज्यादा अच्छे से इसका काम होगा। इसके साथ साथ आपको नेचुरली भी, जैसे मैंने गुरुचादी तेल की बात की थी, गुरुचादी तेल का पीछू भी धारण किया जा सकता है।
जो कि बहुत अच्छे से, पीचू के बारे में मैंने बार बार पढ़ाया है, हाउ टू इंसर्ट पीचू, सिंपल है बट स्टरलाइजेशन आपको प्रॉपर रखना चाहिए। गुड़ुचि तेल का पीचू आप रख सकती है, अलग अलग तेल का प्रयोग किया जा सकता है। अभी इसमें साथ जैसे आपने एक 15 दिन का कोर्स किया था ना, मैंने बताया था आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभावती, नेक्स्ट ऐड करिएगा टर्मरिक वाला कोई भी विकल्प, हरिद्रा खंड दीजिएगा, क्योंकि हरिद्रा बहुत अच्छे से इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग को कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ आपको एलोवेरा, कुमारी का भी आप उपयोग कर सकती है। कुमारी आप कैप्सूल के रूप में या कुमारी आसो के रूप में दे सकती है, उसका भी काफी अच्छा रोल रहेगा। एक हमारे पास आयुर्वेद में नेचुरल जो एक हर्ब है शतावरी, जो एस्ट्रोजेनिक मानी जाती है, फाइटोएस्ट्रोजेनिक है। सो शतावरी घृत का पीछू भी रखवाया जा सकता है, विच इज द बेस्ट वन। कोई भी घृत, यानी आप इवन फलघृत भी दे सकती है, बट जैसे कि ये एक मेनोपॉजल एज में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई थिंक इसके लिए शतावरी जैसे घृत का उपयोग ज्यादा अच्छा रहेगा, जो स्नेहन भी, बल भी देते हैं, लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं, एट्रोपी भी कम करेंगे। सो शतावरी बहुत अच्छा रहेगा इसमें। और इसी के साथ साथ आपको इंटरनल मेडिसिन में कुछ अश्वगंधा, ब्राह्मी भी डाल दीजिएगा, ताकि पेशेंट मानसिक स्थिति से एक मजबूती उसको आ सकती है। आप अश्वगंधा टैबलेट्स दे सकती है, ब्राह्मी वटी दे सकती है, आप सिंपल सा शतावरी, अश्वगंधा और इसमें गुड़ुचि ताल का चूर्ण के रूप में दीजिएगा, बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। भरपूर पानी पीने को बताइए पेशेंट को, थोड़ा सा श्वास के जो ये है, यानी जो कि एक ऑक्सीडेशन की क्रिया को भी बढ़ा देंगे। प्राणायाम बहुत ज्यादा, लाइक कोई भी जैसे कि टाइट कपड़ों का उपयोग करना हो या कुछ आदतें गलत हो, स्मोकिंग है और अल्कोहलिक है पेशेंट बहुत ज्यादा, तो वो भी आपको अवॉइड करना मतलब हेतु जो भी आपने देखे। इसी के साथ साथ मैं और एक बात बताऊंगी, जैसे अभ्यंग, योनि अभ्यंग करके एक आता है। एक्चुअली इसमें आपको ऊपर से एक्सटर्नली आपको तेल अप्लाई करना है, बला अश्वगंधा, गुरुचि बला, चंदन बला, बहुत अच्छा रहेगा। जो भी तेल, बला तेल का तो बेस्ट ही है, कोई भी तेल स्निग्ध तो होता ही है, बट अभी जैसे कि वात प्रधानता है, तो हमें वात के ऊपर काम करने वाले तेलों का चयन करना है, जो कि एट्रोपी को कम करें। अभ्यंग बहुत अच्छा, तेल भी आप यूज करेंगे। इवन मैं बताऊं आपको, नारियल तेल का भी रिजल्ट है, क्योंकि नारियल तेल तो हर घर में होता है, बेस्ट है। अगर कफ डोमिनेंट पेशेंट है तो उसमें आप ये करें, जिसमें सिक्रेशंस वगैरह ज्यादा दिख, ये करेगा। मस्टर्ड ऑयल भी कर सकते हैं। पित्त वाली महिला है तो उसमें चंदन बला का प्रयोग करिएगा, चंदन आदि तेल का प्रयोग करिएगा। इसके साथ साथ आप लोकली तो नहीं कर सकते हम लोग नाड़ी स्वेदन, बट लाइक आपको लगता है ऐसे, तो आप एक स्नेहन या स्वेदन के पेटी में भी पेशेंट को ये कर सकती है। अभी इसके साथ साथ पेशेंट में जो बाकी की सारी समस्याएं हैं, उन समस्या को कम करने के लिए और वातों को बैलेंस करने के लिए हमें मात्रा बस्ती का भी उपयोग करना है। सो मात्रा बस्ती भी मैं आपको सारे मॉड्यूल्स बता रही, तो आपके पास पेशेंट जो भी रेडी है करने को, जैसे आप कन्विंस करती है कि नहीं भाई पंचकर्म करना जरूरी है या फिर स्थानिक चिकित्सा करनी जरूरी है, तो वो आप जैसे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मात्रा बस्ती भी काम करेगी। मैंने यहाँ पे पीचू की बात की थी, तो टैम्पॉन्स तो बिल्कुल, टैम्पॉन्स के साथ ना पेशेंट का ड्राइनेस चला जाता है, पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है टैम्पॉन्स में। अगर आप शीत गुण और घृत स्नेहन देते हैं, सूजन भी कम होती है, इन्फेक्शन को भी रोका जा सकता है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सूजन, इन्फेक्शन, इचिंग है, तो यू कैन गो फॉर करंज तेल भी आप यूज कर सकते हो। तो ये तो आपका आइडिया रहेगा कि आप क्या इसमें विचार कर सकते हैं, या आपको पेशेंट किस एज ग्रुप का कैसे आता है पेशेंट आपके पास, और इसी टाइप से आपको ये करना, मतलब यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन ड्रग एज पर द पेशेंट्स कंडीशन। पेशेंट की पर्सनल सारी हिस्ट्री एंड सारी जो अपने लोकल एग्जामिनेशन की, देखिए हमेशा ऐसे कुछ पेशेंट बताते हैं ना, तो आजकल थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आता है कि पीवी वगैरह करना पेशेंट को पसंद नहीं होता है, बट यू जस्ट लोकली एग्जामिन द पार्ट, लाइक लोकल एग्जामिन द एरिया। तो सच में देखिएगा कभी कभी क्या वहां पे कुछ अलग सा कंडीशन हो सकता है, आपने देखा ही नहीं, पेशेंट बता रहे हैं कि ड्राइनेस है और क्या पता नहीं वहां पे कुछ और कंडीशन है क्या। सो वो लाइक मुझे मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट कोई इंजुरी, कोई व्रण, आघात जो भी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ भी तो नहीं हो रहा है क्या ये,
तो बिल्कुल जैसे मैंने दाह की बात की थी, तो आपको मैंने चंद्र प्रभावती बता दी थी, चंदन बला लाक्षादित तेल बताया था। इसके साथ साथ अगर पेशेंट बताती है कि बहुत ही ज्यादा दाह है, तो आप इसमें भस्मों का मिक्सचर दे सकते हैं, प्रवाह मुक्ता पिष्टी दीजिएगा, कामधुधा आप दे सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा रहेगा इसका उपयोग आप करते हो तो। फिर इंटरनल मेडिसिन में और जैसे हम लोग त्रिफला गूगल एडवाइस कर सकते हैं, और कुछ हाँ अभी आगे अभी हमने ये कर लिया, लोग लाक्षणिक चिकित्सा कर ली, लास्ट प्लान ऐड करिएगा रसायन। रसायन देना जरूरी है बिकॉज ये कंडीशन, ये अवस्था वही की ऐसी है। तो अभी मैंने बात की थी, इसमें रक्त मांस भी है, इसलिए मैंने आपको रसपाचक एवं मांसपाचक का भी एडवाइस दे दिया है। तो इस प्रकार से फिर अशोकारिष्ट भी चलता है, पिष्टानु चूर्ण आप दे सकते हैं इंटरनल मेडिसिन में कंटिन्यू। आगे फिर रसायन के रूप में क्या दें? आई थिंक रसायन के रूप में जो भी आपके पास अच्छा वाला कोई भी विकल्प है, आप उसमें नरसिंह रसायन से जो भी है, अम्ल के रसायन दे सकती है आप इसमें, कुष्मांडावलेह भी दे सकती है आप इसमें, लाइक अश्वगंधावलेह दे सकती है, दाड़िमावलेह दे सकती है, कोई भी अवलेह आप इसमें करिएगा। अभी जैसे मैंने प्राणायाम की बात की थी, तो इसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत अच्छे से इसके ऊपर देखा भी है मैंने खुद से रिजल्ट्स, तो इट विल रियली हेल्प, जो कि ड्राइनेस के साथ जो समस्या है इसको कम करने के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के ऊपर रिसर्च भी हो चुका है, आप इसको बहुत अच्छे से करवा लीजिएगा पेशेंट से, पेशेंट को सच में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और अच्छे से हमें मतलब परिणाम, क्योंकि हर तरीके से पेशेंट को मेंटली भी स्टेबल करना होता है ना, ऐसा नहीं कि उसके लक्षण को कम कर दिया, बट मेंटली भी इसमें ये करना होता है। इसी के साथ साथ अगर पेशेंट मेनोपॉजल एज में है और ये लक्षण लेकर आता है, तो आप पैप स्मीयर करना ना भूलिएगा। मैं बताऊं आपको, पैप स्मीयर बहुत जरूरी है। कई बार हम मिस कर देते हैं, तो अगर सर्वाइकल कैंसर है या कोई भी कैंसर को हमें अर्लियर डिटेक्ट करना है, तो इसके लिए पैप स्मीयर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ लोकल एग्जामिनेशन की बात मैंने की थी, क्योंकि अलग अलग जो इन्फेक्शन है उसका अलग अलग पैटर्न होता है, लाइक कैंडिड है या बैक्टीरिया है या हर्पिस है। कभी कभी पेशेंट बर्निंग बता रहा है, तो आपने देखा ही नहीं, पता नहीं क्या हर्पिस सिंप्लेक्स वाला इन्फेक्शन होता है, तो इसमें हमें और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, पित्त शमन चिकित्सा, विरेचन भी हमें देना पड़ता है। तो लोकल एग्जामिनेशन, इन्फ्लामेशन है क्या, सोलन स्किन है क्या वहां की, वट एवर द थिंग्स आर, चेंज है क्या कलर कुछ, वट एवर, इसमें आप जरूर विचार करिएगा, आपको ये देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक और, जैसे अभी यहाँ पे टिंकू जी ने भी डाला है, तनिका जी ने, कि पेशेंट डायबिटिक है, हाँ मैम कर सकते हैं ना शतावरी, पीछू करने में क्या प्रॉब्लम है, डायबिटिक है तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे आपको लग रहा होगा। तो यू कैन गो विथ उष्ण तेला, सहचर बला का यूज कर सकती है। इसमें आपको एक और बात भी बताऊं मैं, ऐसे कंडीशंस में जो आजकल बहुत ही स्कैंटेड कुछ परफ्यूम्स एंड वगैरह, अलग अलग टैम्पॉन्स, डिओड्रेंट्स वगैरह भी यूज करते हैं लोग, तो वो भी अवॉइड करिएगा, वो भी कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं इन्फेक्शन के। तो बिल्कुल क्रीम्स, अनावश्यक लोशन, वो भी कम करना होगा। एक और बताती हूँ, घर के घर में आप अवगाहन बता सकते हैं पेशेंट को, जस्ट नीम के पत्तों के साथ नीम लीव्स या त्रिफला पाउडर डालकर थोड़ी हल्दी डालने को कहिएगा, एंड ये आप इसके साथ अवगाहन कर सकती है, आप डस्टिंग कर सकती है, आप ओरली भी ले सकती है। मतलब ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल नीम, त्रिफला, टर्मरिक, ये बहुत अच्छे से इस कंडीशन को हैंडल करते हैं। इसमें एक और बहुत अच्छा मैं पीछू बताऊंगी, धातक्यादि तेल का, वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, जिसमें ना आप, हाँ अभी आपने तनिका जी पूछा था ना, धातकी यूज करिएगा, बिकॉज धातकी से कोई नुकसान नहीं होगा, कषाय गुण वाली है और एस्ट्रीजन प्रॉपर्टी वाली है ना धातकी, एंड ये वर्ण का रोपण भी करते हैं, तो डायबिटिक वगैरह पेशेंट्स में भी कोई समस्या नहीं आएगी, और सूजन भी है, और ये इम्यूनिटी को भी एनहांस करती हो, तो धातक्यादि तेल के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट एक बताती हूँ, हम लोग पुनर्नवा को यूज तो करते हैं काफी स्त्री रोगों में, हम पुनर्नवा को मूत्रवत स्रोतस में ज्यादा यूज करते हैं, बट पुनर्नवा इज रियली इफेक्टिव इन डिस्चार्ज बर्निंग सेंसेशन टू, इट इज हैविंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज टू। सो पुनर्नवा आप चूर्ण के रूप में या फिर कषाय के रूप में यूज कर सकती है। इसमें एक और आपने पूछा, इसके लिए और एक मैं उत्तर दूंगी, लोध्र,
कषाय गुण वाला है, तो कोई आपको लोध्रा के साथ, अशोक के साथ, पुनर्नवा के साथ, गोक्षुर के साथ डायबिटिक या कोई भी समस्या को नहीं सोचना चाहिए। लोध्र भी कषाय गुण वाला, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, इंफ्लामेटरी भी है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है। सो आई थिंक लोध्र भी आप लोध्रासो भी यूज कर सकती है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ साथ फिर मार्केट में बहुत सारे आजकल कंपनियों के प्रोडक्ट्स है, त्रिकटु टैबलेट मिल जाती है, कुछ वुमन को लेकर अलग अलग सिरप बनते हैं, फिमाइन केयर करके एक टैबलेट आती है जो कि बहुत अच्छी है, वैसे उसमें भी यही सारे ड्रग्स मिलाए गए हैं जो कि बल्कि यूट्रस पे वगैरह बहुत अच्छा चलती है। फिमाइन केयर करके टैबलेट आती है, इसका भी ल्यूको, वैसे ही ल्यूको केयर करके भी आते हैं जिसमें अशोक और सुपारी वगैरह है जो एस्ट्रिजन प्रॉपर्टी वाले हैं, जहाँ पे सिक्रेशन से ल्यूकोरिया वगैरह होता है ना, इसमें आप इसका प्रयोग कर सकती है, वो वहां पे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके साथ आपको मैंने बताया ना एस्ट्रोजन क्यों कम होता है, कुछ महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स को भी ले रही होती है, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल इम्बैलेंस या ओवरीज इन लाइक क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरियन इनसफिशियंसी या डिक्रीज्ड ओवरियन फंक्शन भी होता है, तो भी आपको ये एट्रोपिक वजाइनाइटिस ये लक्षण दिखता है। तो ये एक बात और बताऊंगी मैं कि इसके जो सारे लक्षण है ना, बर्निंग, ड्राइनेस, ईचिंग, डिस्चार्ज, पेन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ये अलग अलग व्याधियों के भी लक्षण हो सकते हैं। ये कभी कभी यूटीआई के भी इन्फेक्शन पे, कभी कभी पीआईडी के लक्षण होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के होते हैं, डायबिटिक में भी होते हैं। ये तो नॉर्मल है ना, ईचिंग होना, बर्निंग होना, डायबिटीज में भी हो सकता है, यूरिन की समस्या डायबिटीज में भी होती है, तो आपको वो भी विचार सारा करना है। इसलिए मैंने बताया कि पैप्समियर, सीबीसी, यूरिन, यूएचजी, ये आप मतलब मत भूलिएगा। लोकल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, प्रॉपर हिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको ये विचार करना है दोषों का भी, और बिल्कुल इस प्रकार से अगर विचार करते एक, और आपको कंटिन्यू अगर कुछ लेना है पेशेंट को, तो मैंने कामधुधा का भी बताया था, आप कंटिन्यू कोई टॉनिक जरूर रखिएगा, टॉनिक इन द सेंस कोई रसायन द्रव्य जरूर चलाइएगा पेशेंट को, कंटिन्यू जो लो सकती है उसको 3 महीने वगैरह, जो उसके आगे की समस्या या आगे का जो मेनोपॉज है वो भी उसको अच्छे से ये करेगा, मैनेज करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छे से ये काम। एक और मैं द्रव्य जरूर बताऊंगी इसमें, यष्टि मधु बेस्ट। यष्टि मधु ये सभी प्रकार की समस्या यानी सूजन कम करेगा और ये टिश्यू को भी सूदनिंग करने वाला है। इसके साथ साथ यष्टि मधु हैविंग एक्सेलेंट रोल इन हीलिंग व्रणरोपण में, और आप इसका काढ़ा चूर्ण के रूप में शहद के साथ भी दे सकती है। यष्टि मधु तो हो गया, इसके साथ पेशेंट को गाय का घी एवं दूध भरपूर पिलाए, एक डेली कम से कम 2 ग्लास दूध वो जरूर पिए। इस दूध में आप जो भी चाहे, हल्दी या शतावरी, केसर, वॉटेवर, जो भी आलमंड, सूदनिंग वाला जो भी डालना, खजूर डालिए, जो भी डालना चाहे, बट जरूर डाले, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है आपको स्नेहन देने का। ठीक है, और एक द्रव्य को हम लोग भूल नहीं सकते, लज्जालू। एक्चुअली ये लज्जालू सूजन के लिए बहुत अच्छा है, एंड लज्जालू में भी फाइटोएस्ट्रोजन बहुत अच्छे होते हैं, एंड ये भी ड्राइनेस को कम करता है। एक्चुअली लज्जालू वैसे तो हम लोग प्रोलैप्स में कषाय गुण के कारण यूज करते हैं, बट इसमें लाइक इन्फेक्शन और सूजन कम करने के भी तत्व है, इसीलिए आप लज्जालू को एक सपोर्टिव रूप में यूज कर सकती है। और ट्रेडिशनली ये ड्राइनेस के लिए भी यूज किया जाता है, इन्फ्लेमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। सो यू मस्ट गो विथ लज्जालू, आप इसका जरूर उपयोग करें। फिर बला, शतावरी, अश्वगंधा, वो तो सारे हमारे रेगुलर वाले तो है ही, और इसका तो हमें प्रयोग करना ही है, बट आई अगेन सजेस्ट टू गो विद द रूट कॉज। रूट कॉज के साथ जाइएगा, पेशेंट को पूरी अच्छी से एग्जामिन करिएगा, और उसके बाद जो मैंने बताया ना ये सारा अभ्यंग, परिषेक, अवगाह, बस्ती, सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से इस एट्रोपिक वजाइनाइटिस के बहुत अच्छे से ये काम आए। सो ये मैंने मेरी तरफ से बताया है। अभी आप भी सारे लोग बताइए, आज तनिका जी ने, शुभ्रा जी ने बला तेल, चंदन, लक्ष्य, यस मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। हर्षा जी आप भी कुछ बताइए। यस मैम, नमस्ते सुचिता जी।
बोलिए, बहुत दिनों के बाद चली गई माधुरी। मैम क्या टॉपिक चल रहा है मैम? एट्रोपिक वजाइनाइटिस था, एट्रोपिक वजाइनाइटिस, सेनाइल वजाइनाइटिस। अच्छा मैम, मेरा तो कोई अनुभव भी नहीं है, पर हाँ तो इससे देखा जाए तो अभ्यंग वगैरह ही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अभ्यंग करना चाहिए मैम, क्योंकि अगर एट्रोपिक है तो इसमें स्नेहन की जरूरत है ना। ये तो सेनाइल है ना, ये हाँ मेनोपॉजल। इसलिए, हाँ मेनोपॉज तो इसमें स्नेहन की मैम, जो मेनोपॉजल की ट्रीटमेंट है ना वही देनी पड़ेगी इधर भी। जैसे शताब्दी मेनोपॉज के पुनः, हेतु से ही मैंने लिया था, मेनोपॉज के हाँ जैसे ही इसको हम लोग देख सकते हैं करके ही लिया था। हाँ तो इंटरनली मैम यष्टिमती ध्रुव, शतावरी ध्रुव ऐसे दे सकते हैं इसमें स्नेहन के जो है। बिल्कुल और अभ्यंग तो है मैम, चंदन बला लाक्षादी बला तेल वगैरह से कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैम, ये मतलब मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये वजाइनाइटिस भी है तो ये अलग टाइप का है ना। जैसे इसमें ना पित्त और वात दोनों भी ये होते हैं, तो पित्त वात दोनों के ऊपर हमें ट्रीटमेंट करना है। हाँ मैम, इन्फेक्शन होगा तो फिर क्या सूक्ष्म त्रिफला कैशोर गुड़ वगैरह दे सकते। यस मैम, बोलिए। आश्रिया जी, मंदाकिनी जी। अच्छा। यस डॉक्टर मंदाकिनी मैम, बोलिए। मैम ये बहुत कॉमन कंडीशन है, बट ना डायबिटीज वगैरह में भी ऐसे लक्षण मिलते हैं। भले ये ऐसे हमें लग रहा है, बट मंदाकिनी जी। आर्शिया, माधुरी, और किसी का कोई इसमें ये हो तो बताइए। कुछ मैडम ने बहुत सारे ये डाले थे आई थिंक कल के इसमें, उनका कल का हमने देख लिया था ना पूरा पेशेंट का। वो तो छोटे बच्चे का जो था ना केस, उसके बारे में माइल्ड एसाइटिस की केस थी ना, उसमें उन्होंने जो ये प्लान डाला था उसमें मैंने कुछ बदलाव बता दिया है। आई थिंक हो जाएगा, देखते कैसे थोड़ा सा। यस मैम, चंद ये तो सारे बहुत ही है। ओके, और किसी का कोई विचार हो तो बताइए प्लीज। मैम फाइब्रो एडिनोमा में ना एफएनएसी कंपल्सरी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एफएनएसी, एफएनएसी फाइन नीडल। फाइब्रोएडेनोमा में? अच्छा, ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं ना, ब्रेस्ट फाइब्रोइड ना। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली मैम जैसे एक शंका दूर हो जाए करके करना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं है। मैमोग्राफी कर ली क्या पेशेंट ने? नहीं मैम, पेशेंट आया नहीं, पर वो सोनोलॉजिस्ट ने बोला है उसको एफएनएसी करना पड़ेगा। तो पेशेंट फाइब्रो अच्छा। एडिनोमा, उनको लगता है वो सिस्टिक चेंजेस दिख रहे हैं ना, तो वो बोले नहीं, एफएनएसी करो। लेकिन सिक्रेशंस है क्या? नहीं है। फिर गांठ लग रही है क्या ऐसे? हाँ लग रहा गांठ है? लगे, तो वो तो उन्होंने वो बोला है कि रेडियोलॉजिस्ट ये तो फाइब्रोइडिनोमा है, पर उसने बोला कि एडवाइजेबल है एफएनएसी करो विथ सिस्टिक चेंजेस लग रहे हैं उसको। तो अच्छा, इसलिए पेशेंट आया नहीं, उसको दिया था पर वो रिटर्न नहीं आया रिपोर्ट लेके, अभी देखेंगे इसमें कब ना आया। साइटोलॉजिकल भी करते हैं, बट अभी साइटोलॉजिकल करने के लिए कैसे ना, जैसे अगर पेशेंट में सिक्रेशंस भी है तो सिक्रेशंस निकाल कर सिंपल उसको एक स्मीयर बनाकर स्लाइड पर लेकर करते हैं। अच्छा अच्छा, पर सिक्रेशन नहीं है। सिक्रेशन नहीं है तो फिर एक्चुअली मास एफएनएसी है में भी ब्लड। वही होता है ना मैम, कि जैसे वहां का वो निकाल कर फाइन नीडल एस्पिरेशन बोलते हैं ना, तो हाँ वही करते हैं ना उसमें भी, तो एफएनएसी में भी तो वही किया जाता है कि तो फिर नीडल वही से। करने करने को बोला है अभी उसको। अच्छा,
क्योंकि अच्छा, एज क्या हमको है पेशेंट की? 21 ईयर। इतनी कम उम्र में क्या है एक्चुअली? क्या फाइब्रोएडिनोमा? पता है, हाँ वही है मैम, फाइब्रोइड हाथ में इतने से 2 सेंटीमीटर की, 2.5 सेंटीमीटर की वो ये लग रही थी cyst। अरे बाप रे। तो और पेशेंट इसलिए का मेंसेस कैसे है? वो सब नॉर्मल है। और अनमैरिड है लड़की, पर वो एक्चुअली बहुत स्ट्रेस में रहती है, ऐसा है। अच्छा। बाहर का तो खाती है हफ्ते में 3 4 बार पेनलेस ऐसा। है ना? पेनलेस है ना? हाँ पेनलेस है मैम। अभी वो बोली कि मुझे महसूस हुआ 1 2 दिन से, बोलते ना थोड़ा माइल्ड ऐसा दर्द, थोड़ा थोड़ा एकदम, हम्म, बोलती है एकदम ऐसा थोड़ा बीच में आ रहा है। तो मैंने ऐसे हाथ लगा के तब समझा कि इधर इतनी बड़ी गांठ कैसे आई। हम्म, हम्म। तो मैं बोली कि वो तो पहले ही होगी, पर पेनलेस का यही प्रॉब्लम रहता है ना कि वो पता नहीं चलता है पेन। अच्छा। अभी थोड़ा, तो फिर देखा बट तो उसको फिर एक्चुअली उसमें फिर वही एचआरटी पे करते हैं ना, एलोपैथी में अगर जाएंगे तो एचआरटी देंगे। नहीं, वो गई नहीं है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही चालू है। अभी वो फाइन निडल एस्पिरेशन के लिए भेजा है, वो ट्रस्ट में करेगी उसको। पैसे का भी रहता है ना, परवड़ता नहीं से। अभी वो अच्छा। जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल में जब अपॉइंटमेंट लेगी तब करेगी, फिर आएगी रिपोर्ट लेके। आ भी रही है कि नहीं पता नहीं, नहीं तो उधर ही उसने गायनेक ढूंढ लिया तो मालूम नहीं। ऐसे उसको बोला अच्छा, तो एटलीस्ट रिपोर्ट दिखाने के लिए तो क्योंकि आओ। फिर एडवाइस सर्जरी करते हैं ना इसमें ज्यादातर, तो लाइक। हाँ, तो वो देखना बड़ा फाइब्रोइड तो मैं बाकी बोली। आपने एक्सिलरी वगैरह एग्जामिन करके देखा? कुछ हाँ लिम्फ सब नोड्स देखा, वगैरह? नहीं 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 था एक्सिलरी कुछ। बट कैसे ना वो डिटेक्ट हो जाता है ना, एफएनएसी कर लेते हैं तो लाइक। हाँ तो इसलिए भेजा बाबा, कि नहीं भेजा और हम खाली फुकट कांचना देते बैठे, और कुछ हो जाए तो बेटर ही हाँ दूर वही होगा। तो। नहीं, ये भी मैं चालू रखिएगा, आम पाचन कांचना, और ये नहीं, चालू उसने रखिए। टैबलेट नहीं लिया है मैम कुछ भी। वो पहले बोली इन्वेस्टिगेशन करूंगी फिर ही मैं टैबलेट का देख, फिर नहीं बराबर ठीक है। है। हाँ, क्या है वो तो समझ आएगा ना, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो रिस्क नहीं लेने चाहिए ऐसे मामले में ना। हाँ हाँ, वही। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बताइए फिर, अगर क्या निकलता है वो बताइए, हाँ फिर वही देखते हैं। आएगी तो मैं बताऊंगी, आएगी। हाँ, फिर हम लोग साइमल्टेनियसली कुछ कर सकते हैं क्या, वो भी देखेंगे, है ना? हाँ नमस्ते नीलम जी। डॉक्टर नीलम नमस्ते, कहाँ पे है इंडिया में? कैसी है डॉक्टर नीलम? सुचिता जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आना हुआ आपका। आर यू देयर डॉक्टर सुचिता? मैम, उनका नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है। हम्म। नेटवर्क का समस्या है उनको शायद, और थोड़ी बारिश भी चल रही है ना, मुंबई में है क्या बारिश? मैम 2 दिन से अभी बंद है, पूरा धूप आ रहा है, अभी नहीं। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, गुजरात में है, ओके। क्या मैम बताइए, और नीलम जी, बहू आ गई क्या आपकी? और किसी का कोई अनुभव इसमें, ज्योति गुप्ता जी, वजाइनाइटिस, एट्रोपिक वजाइनाइटिस में? मंदाकिनी जी, शायद उनके पास भी पेशेंट्स है, आई थिंक। एक्चुअली ना मैम, ये कुछ ऐसे गायनिक की कंडीशंस है ना जिसमें सिंपल सिंपल बहुत अच्छे काम करते हैं। हार्मोन्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये छोटे छोटे जो हमारे जो ऑप्शंस है ना, बला त्रिफला का धावन हो गया, या पीछू रखना हो गया। पीछू तो कितना सिंपल है, आप सोचिए ना, बट कितना अच्छा गुण देता है ना ये ऐसे कंडीशन में ज्यादातर। या धावन भी सिंपल है, आपको धावन के लिए पेशेंट को इसमें भेजने की भी जरूरत नहीं ना क्लिनिक में, आप घर के घर में पेशेंट को बता सकती है अच्छे से। इवन धावन के बाद धूपन वगैरह भी कर लेते ना हल्का, तो भी अच्छा रहता है। वो भी हीलिंग में और हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ना, ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। फाइब्रोएडिनोमा के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन आजकल, और छोटी उम्र के लड़कियों में भी हो रहे होते। मुझे तो सब वो मानसिक ही लगता है इसके, सब रस धातु कुछ। रस धातु, यस मैम। रस धातु, सच में रस धातु का बड़ा मतलब हमारे इसमें ना, हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है रस धातु का। यस। रस धातु को ही हमें अच्छा रखना ज्यादा जरूरी बन जाता है। आई होप।
इसीलिए ना मैं हमेशा मतलब मेरा यही विचार रहता था कि हम अपने सारे अभी जैसे अभी हम उम्र के साथ बढ़ते हैं तो हम अपने आप को पहचानते हैं ना कि क्या है हमारे शरीर में, हम किसके लिए प्रोन है, हम हमें कौन सी चीजें पसंद नहीं, या जिसके साथ हमें बात बढ़ता है पित्त बढ़ता है कुछ हमें पता चलता है, तो हम उसको क्यों नहीं अपनाते हैं, मतलब करेक्ट लाइफस्टाइल क्यों नहीं अपना सकते खुद से। और मुझे हमेशा वही आजकल लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कि हम बातें करते वैद्य लोग, तो हमें तो खुद को भी तो मेंटेन और अच्छा रखना चाहिए ना। हम खुद ही मोटे हो जाएंगे, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, बट ये अपने हाथ में भी नहीं होता है कभी कभी, बट हमें तो भी खुद को करेक्ट यानी प्रॉपर नींद प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाते चलेंगे तो हम लोगों को बोल सकेंगे ना। हाँ मैम, ये तो है, पर ना कभी कभी हमारी भी लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती है कि बस वो बहुत मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं, मुंबई अब का तो मैं अभी बात कर रही थी मुंबई की, तो लाइक अभी बच्चा गया था मेरा मुंबई, तो वही बोल रही थी मैं कि मुंबई का लाइफस्टाइल बाप रे कैसे करते होंगे ये लोग, इतनी बारिश, लोकल ट्रैवल, बहुत। हाँ मैम, अभी कभी कभी तो मेरे को इतना टाइम, कभी क्लिनिक में कोई टाइम मिला तो कभी कभी बोले ना सब्जी उधर ही मैं तोड़ के करती हूँ, ऐसा भी मुझे करना पड़ता है, इतना नहीं वो फास्ट तो जो है ना, फेमस ही है ना वो तो आपका, लोकल में सब्जी का ये करना, सब्जी साफ करना, सब्जी तैयार करना, ये तो चलता रहता है ना मुंबई लोकल में। लेडीज का तो बहुत हालत होता है मैम, वो सब ये आके फिर काम करना पड़ता है घर पे आके, ऐसा कोई आराम नहीं कि चलो वो बैठ गए और हो गया। तो जाओ फिर से किचन में जाओ, फिर खाना बनाओ। बेचारी 8:30 9, मेरी खुद की भाभी है मैम, आर्किटेक्ट है वो खुद रात के 9:30 बजे आती है, रात के। क्या बच्ची को देखती है, सब पूरे घर में वो नैनी रखी है, और बस पूरे फुल टाइम 24 आवर्स रखी है वो, और उनकी मदर है उस बच्ची सुबह जाती है मेरी भाभी काम पे, वो शाम रात को 9:30 बजे आती है। क्या बोलने का भी पर ये करियर ऐसा के है। पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए, ऐसे लगता है ना कभी कभी। कभी कभी लगता है, पर क्या होता है मैम, कभी अभी घर लिया, लोन लिया है, सबका कुछ ये करना पड़ता है ना, लोन ये करना है वो करना है, तो ये भी है ना, उस उम्र में हम अभी सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है। स्कूल इतनी महंगी बच्चे की, उसके फीस ये वो, तो ये सब ये रहता है। और ये हर एक का लाइफ का चॉइस है, वो करना ही पड़ता है, करना। हम बोलते और हैं। वो इसमें ना मतलब आदमी उस इसमें चला जाता है, उस प्रवाह में जाना पड़ता है, सबके साथ रहना है तो हाँ, हम्म। करनी पड़ती है, फिर सब कुछ अपने आप वो आ नहीं जाता है, हम लोग करो, कितना भी नहीं मैम, चाहते हैं बट हाँ, प्रिवेंट नहीं कर पाते ऐसे। नहीं है, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर वो नहीं किया, एक अभी घर पे बैठेगी तो इतना पढ़ लिख के फिर वो बोले क्या करने किया, फिर इतना टॉप किया आर्किटेक्ट में, फिर वो करना भी चाहिए ना काम, वो ऐसा है ना उनका, ऐसा रहता है। हर एक का मैम अलग चॉइस है क्या, पर बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत फास्ट लाइफ है। बहुत फास्ट है, इसलिए जो जितना लाइफ है उतना अच्छे से जियो, जीने दो, जियो और जीने दो। सिर्फ यस, इतना कर सकते कि हम बहुत अपनी सारी डिजायर जरा कम करें, अगर शांति से जीना है। सच मुझे बात। ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे इधर घूमना है, उस मुझे इतना है, और हर चीज के लिए भागोगे तो फिर नहीं होता है कहीं नहीं से। हो पाएगा, सच बात है, जितना है पर उतने में खुश रहो। पर मैम जीवन भी तो एक ही मिला है। इसी में हाँ, सब देख सकते हैं, वरना अगले जीवन में क्या बने क्या नहीं बने वो भी तो नहीं पता होता। तो एंजॉय तो करना ही मंदाकिनी जी है। जाग गई, मंदाकिनी जी जाग गई। एंजॉय मंदाकिनी मैम करना पड़ता है, पर आपकी मैं देखती हूँ मैम मुंबई के लक्ष्य में, हर हफ्ते फ्राइडे सैटरडे संडे हमें बाहर खाना है, हमें अलीबाग इधर घूमना है। इतना स्टेमिना कहाँ से लाते हैं हम दोनों, से इधर से अबे हर हफ्ते मैम बच्चे को लेके होटलिंग करना ही है, कोई भी, अगर आप हाउसवाइफ हो या काम पे करने वाले हो या कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ जाएगी ही जाएगी हर हफ्ते फ्राइडे सैटरडे संडे। कैसे बाहर का खाना पचता है मुझे नहीं समझ, नॉन वेज में, मतलब हमेशा हर हफ्ते कैसे जमेगा, चलो महीने में एक आध बार तुम चलो बाहर जाओ, पर जब सुनती हूँ ना हर हफ्ते, और ट्रेंड है, वो हमारे ट्रेंड में है। कलीग्स भी हमारे जो रहते हैं ना, वो हमने देखा, जो मेरे हस्बैंड के कॉर्पोरेट, वो भी हर हफ्ते मैम रुकते नहीं पैर उनके, वो थक, इतने मेरे हस्बैंड थक जाते हैं रात को,
फिर उनको सैटरडे पर चलो आउटिंग जाना है और बस हाँ, मतलब स्टैमिना कहाँ से आता है। आई एम नाउ 46, मेरे हस्बैंड नियरिंग 50 है, तब थक जाते हैं, मतलब बस घर पे बैठ के शांति से खाने, और खाने वही का वही क्या वही बहुत। वही होता है ना, सोसाइटी में वही चलता है, फिर सोसाइटी में रहते तो उनके जैसे रहना चले जाते तो हमें हाँ भी करना है हमारा, हमें घूमना है, फिर कब तक बराबर है करना हो गया। पर वो बाहर का खा खा के भी फिर बाद में प्रॉब्लम होता है ना मैम, हर हफ्ते 3 बार खाओ, पेट खराब होता है, फिर आते हैं डॉक्टर के पास, ये कौन समझाएगा। नहीं हमें किचन में करना नहीं, कंटाला आता है, अभी क्या करने का, जाओ, पर हर हफ्ते के 3 दिन तुम खाओगे तो कैसे होगा। यस, और उसमें भी चलो 2 दिन खाए, फिर उसमें 2 दिन सब मैम जोमेटो से मंगवाते हैं, स्विगी वगैरह, हो गया अच्छा, फिर ऐसा खाना। ऐसा होता है क्या, सब लोग भले बिल्कुल। पढ़े लिखे है कुछ भी है, पर हम्म, ऐसा ही फॉलो करते हैं। ओके। मंदाकिनी जी, कुछ है क्या आपका? वो बच्चे का बताइए, फिर बाद में अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करके ना। मैम वो बच्चा अभी आया नहीं है, वो अब ठीक है, 3 दिन बाद ही आएगा। मैम ठीक मेरा है, एक कोई केस है, तो मुझे हम्म, उससे इससे कुछ पूछना है आपसे मैम। एक मेरी पेशेंट है, उसको मतलब 6-7 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको थायराइड था, वो मेडिसिन ले रही थी कहीं से, कहीं दूसरी जगह से। तो मेरे हम्म, पास वो पूरा swelling लेकर के आई थी शरीर में। तो फिर मैंने उसका थायराइड टेस्ट कराया था, तो वो निकला। तो मैंने कहा आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू ही रखो। उसको हम्म, फिर क्या कहते हैं, बाकी एसजीओटी एसजीपी ज्यादा नहीं बढ़ा था, बस 2 पॉइंट ही बढ़ा था। लेकिन वो स्वेलिंग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अचानक से उसका पीरियड भी उसमें डिस्टर्ब हो गया। तो फिर मैंने उसको वरुणादि कषाय वगैरह चलाया। तो अभी वो जो मैम हमने अपना आयुर्वेदिक भी चलाया था उसका ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 1 हेपेटोमेगाली, फैटी लिवर ग्रेड 1 था। उसमें अच्छा, प्रॉब्लम मुझे लगा कि दवाई काम नहीं कर रही है, और जो हेतु है वो लोग मतलब जब हेतु पूछने लगा ना तो मुंह चढ़ाने लगते हैं वो लोग। अब मैं इतना टाइम 1 घंटा तो एक पेशेंट को दे नहीं सकती हूँ। अब मुझसे ऐसे बोलती हूँ तो वो बोलती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी वजन बढ़ा जा रहा है, मतलब कोई है नहीं है। और मैंने उसको मतलब जो मतलब पतंजलि के जो थे वो सारे कुछ चला लिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब क्या कैसे चल मैं रहा है अभी? और आरोग्य वर्धिनी दे दिया आपने, 52 दे दिया, रोहित आरोग्य एकादश दे दिया, वर्धन, और क्या दिया? प्रकदोष हरक्वात दे दिया मैंने। और मतलब चूरन चारण भी मैंने लिए थे दिया बना करके। पुनर्नवा मंडूर, हाँ पुनर्नवा मंडी चला मैंने उसको। कुमारी आसव, अच्छा, तुम्हारी आज तक भी चल गया, और वरुणादि का शायद चला तो पीरियड्स ठीक से आ गए थे। अच्छा। मैम ये लेकिन अभी क्या है कि अभी पहले, है ना, थायराइड थायराइड का बोल रहे हैं क्या, क्या हिपेटोमेगाली? एक्चुअली प्रॉब्लम उसको क्या है ना कि वो उसका वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में पेन लेकर के आई थी। तो उसका अल्ट्रासाउंड हमने कराया था, तो हिपेटोमेगाली विथ ग्रेड 1 फैटी लीवर था। बाकी टेस्ट वगैरह कराया तो उसमें उसका थायराइड था। थायराइड की इसकी दवा ऑलरेडी पहले से चल रही थी, उस समय पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन स्वेलिंग शरीर की नहीं जा रही थी। दवा वगैरह दिया मैंने तो ठीक हो गया। फिर मैंने ये बीच में फिर से बंद कर दी दवाई, मैं चली गई तो बंद कर दी, फिर अभी फिर आई। स्वेलिंग जाने का नाम नहीं ले रही, और वो जो जो गले में जो काला काला होता है ना, उसकी वजह से, थायराइड की वजह से वो भी सारा कुछ जाता ही हो गया है अभी। विरेचन किया क्या आपने? विरेचन, वो नहीं लेगी मैम, मेरे से लेने वालों में से नहीं है वो। मेन मुनिम्बादी, उसको जो है मुनिम्बादी वो कटुकी का चूर्ण, वो अच्छा। चलाइए ना। भूनिम्बा, देखिए भूनिम्बा, एक काम करिए, ये हम्म, भूनिम्बादी चूर्ण, फिर हम्म, इसमें पिपली चूर्ण, हम्म, भूनिम्बा, पिपली, हम्म। कटुकी, ये तीनों को ऐड करके हम्म। दीजिएगा। तीनों भी बहुत अच्छे से इन सभी समस्या, यानी जो भी आप बता रही है ना, इस पर बहुत अच्छा काम कर। ये जो पीरियड्स प्रॉब्लम है, जो मतलब अब तो वरुणा की शादी होने से तो ये हो गया कि वो आ गए, लेकिन अभी 2 ही दिन रह रहा है। और ये हिपेटोमेगाली वाला मतलब ऐसा लग रहा है कि चुनौती बन गया है मेरे लिए, तो ट्रीट ही नहीं कर पा रही सेकेंडरी, मैं। अच्छा, मतलब ये टाइप का है कि सेकेंडरी अमीनोरिया टाइप का, या रजो रजक क्षय केस है क्या मैम? वेट लॉस हाँ हाँ पेशेंट, हाँ हाँ, वेट रजक लॉस क्षय? कर ही नहीं पा रही हूँ। नहीं, ठीक है, अभी तो इसमें देखिए सिंपल संप्राप्ति क्लियर है, धात्वाग्नि मानते हैं, और मेद धातु बड़ा है, आप बोल रही ना फैटी लीवर है, तो हाँ मेद हाँ धातु हाँ अवरोध जनित संप्राप्ति है, तो अवरोध को निकालने के लिए हाँ, पहले सारे शुद्धि क्रिया जरूरी है। विरेचन करें, जो भी हम्म, करना चाहे आप करें इसमें। और अगर वो हम्म। नहीं करती तो उसको उष्ण तीक्ष्ण उद्वर्तन करवाइए, उद्वर्तन से भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। मैम और वो फिर जा रही है अपने गाँव, तो बोली कि मुझे दवा दे दो 15 दिन।
फिर मैं 15-20 दिन बाद आऊंगी तब बात करूंगी आपसे। इसको कंटिन्यू करिए। उद्वर्तन करने में क्या प्रॉब्लम है, वो घर के घर में कर सकती है ना, क्योंकि बिना आपके अवरोध के दूर होते हुए उसका रस धातु ठीक नहीं होगा और फिर रज भी खुलकर नहीं आएगा। तो ये सिंपल लॉजिक है इसमें। उद्वर्तन तो अभी मैं अभी क्या चला थी, अभी क्या क्या चला इंटरनली उसको भेजूं? ये मैंने जो 3 बताए ना, भूनिम्ब वाला, हाँ जी। ये चलाइए। त्रिफला चूर्ण से उद्वर्तन करवाइए, वरुणादि कषाय चलने दीजिएगा। और जो भी आप बाकी चला रही है ना, आरोग्यवती में शायद जो भी कुमारी आसो वगैरह, हाँ हाँ हाँ। यूं करे कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए। और फिर बाद में 15 दिन के बाद कुमारी आसो को हटाकर हम लोग और कुछ रज बढ़ाने वाला कुछ देते, क्योंकि अभी मेरा विचार ये है कि इसमें ना, जैसे आप अवरोध है तो पहले अवरोध को कम करें, फिर रज या रज धातु पर काम करें। तो पहले ये सारा चलाकर आप अवरोध दूर करें। ठीक है, अभी इतना चला लेते हैं, फिर उसके बाद बोल दूंगी कि आओ 15 दिन बाद फिर हम लोग विरेचन करते हैं सीधे। यस, एक बार विरेचन हो जाए ना तो ठीक रहेगा, तो आगे फायदा होगा, नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं होगा मैम। सोचिए, मतलब सिंपल लॉजिक। भाई मैं 6 महीने से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, वो अपना हेतुबंदी नहीं कर रही है, और मैं भी, मुझे भी अजीब लग रहा है, बीच में ट्रीटमेंट से आ रहा है। ठीक है, यस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा गाइस। हम ये करेंगे। ओके ओके, तो बताइए फिर मुझे, और इसका कुछ होगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप पर। ओके, तो आज के लिए रुके फिर। एट्रोफिक वजाइनिटिस को लेकर और आपके केसेस को लेकर आज हमने चर्चा की है, और बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग चर्चा करते रहेंगे।